डीमन स्लेयर सीरीज का अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट वो इन्फिनिटी कैसल है, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपर मूव्स और सारे हाशियास की। एंड वो सारी फाइट्स देख लेने के बाद तुम लोगों के राउंड पे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग हाशिया ट्रेनिंग आर्क को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को देखने आए हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द बेस्ट आर्क ऑफ डीमन स्लेयर एकेए किमित्सु नो याइबा स्टोरी। ये है मुज़ान किबुत्सुजी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुज़ान को नहीं देखा था। सारे लोग मुज़ान का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। तभी तांजीरो जोर से चिल्लाता है मुज़ान और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और उसके साथ ही सारे हाशियास अपनी फीलिंग स्टाइल एक साथ यूज करते हैं और मुज़ान पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मुज़ान जोर से हंसने लगता है और तभी सारे डीमन स्लेयर्स के नीचे कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और ये दरवाजे इन्फिनिटी कैसल के थे। नाकी ने अपने ब्लेड डीमन आर्क की मदद से सारे हाशियास को इन्फिनिटी कैसल में समन कर लेती है और सारे हाशियास मुज़ान को मारने से पहले इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और तभी तांजीरो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुज़ान किबुत्सुजी, जिस पर मुज़ान बड़े बैलेंस तरीके से कहता है कि अगर मार सको तो मार देना। इसके बाद तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचते ही कई सारे डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की मदद से सारे डीमंस को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हाशिरा गियो भी तांजीरो की मदद करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओबुनोई अपनी सर्पेंट ब्रीदिंग की मदद से मित्सुरी के सामने आने वाले सारे डीमंस को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मुइचिरो गियोमे से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं सभी लगभग लोअर मून्स की लेवल पे हैं, जिस पर गियोमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मुइचिरो इमोशनल होके बोलता है कि उसे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कगाया आए थे और मेरे बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी और ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मास्टर कगाया सारे डीमन स्लेयर्स को एक जैसा ही मानते थे। और तभी मुइचिरो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाते हैं, ये कहते हुए कि मुज़ान किबुत्सुजी ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा है और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुज़ान कितना पावरफुल है, मैं उसे नर्क पहुंचा कर ही दम लूंगा। और इस बात पर गुस्से में गियोमे बोलता है मैं भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सानेमी को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं बैठकर रो रहा था। सानेमी सोचता है कि वो मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सानेमी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वहाँ पर कुछ लोअर मून लेवल के डीमंस आ जाते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एज एवर, क्योंकि वो अपने नए मूव्स अलग अलग डीमंस पर ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु को, जिसे पास ही के रूम में से खून की बदबू आती है। जैसे ही शिनोबु उस गेट को खोलती है, वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें एक ही जगह पर बिछी हुई थी और उन सभी के ऊपर बैठा था एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर रैंक 2 डोमा था। और तभी शिनोबु को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो डीमन अपने सर पर ताज रखता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें रेनबो कलर की हैं और उसके हाथ में गोल्डन कलर के फैंस भी हैं, जिससे वो समझ जाती है कि डोमा ने ही उसकी बड़ी बहन को मारा था। और जैसे ही शिनोबु ये समझ जाती है, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि किसी रूम के अंदर एंटर करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर निकलो। तभी सामने वाले गेट में से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई भला ऐसे बातें करता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो डरपोक जेनित्सु। इस बात पर जेनित्सु गुस्से में बोलता है कि अब काइगा को उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियो इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स को ये बताता है कि कोचो शिनोबु अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबु की मौत की खबर जैसे ही डीमन स्लेयर्स को मिलती है, वो सभी शॉक रह जाते हैं। तांजीरो खुद को रोने से रोकता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवों के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से ये कौवे डीमंस को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में किरिया ओबियाशिकी को, जो कि कगाया ओबियाशिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और कगाया ओबियाशिकी की मौत के बाद किरिया बन चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर और उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद कर रही है। और भले ही किरिया की फैमिली कुछ देर पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो
वो बिना इमोशनल हुए उसके काम पर फोकस कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग कौवों की और डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में या किस जगह पर हाशिरास और डीमंस हैं। और उन कौवों की मदद से वो लगातार हाशिरास के कांटेक्ट में भी हैं। और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है ये लोग कौवों के द्वारा दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी शिनोबी की मौत। कगाया ओबयाशी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे और अपनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की मदद से उन्होंने किरिया को बहुत जल्दी ही बड़ा कर दिया। किरिया बोलता है कि अभी भी इन्फिनिटी कैसल का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें नहीं पता कहाँ पर है और इसलिए वो सारे कौवों को ऑर्डर देता है कि वो नॉर्थ की साइड जाएं और नॉर्थ साइड की मैपिंग करने में उसकी मदद करें। फिर किरिया की बड़ी बहन बताती है कि अभी सिर्फ 2 ही लोग अपर मून से लड़ाई कर रहे हैं और वो दोनों हैं कानोआ और जेनित्सु। फिर हम लोग देखते हैं जेनित्सु और काइगाकू का एपिक फेस ऑफ, जहाँ पर काइगाकू जेनित्सु का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कम ऑन जेनित्सु, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जिस पर जेनित्सु बहुत ही बैडस तरीके से कहता है कि मेरा सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है सबसे कमजोर अपर रैंक बन के। और ये सुनते ही काइगाकू बहुत ही ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये वही जेनित्सु है जिसे मैं जानता था। काइगाकू हंसते हुए कहता है कि अब तुम पलट कर जवाब भी दे देते हो, लेकिन जेनित्सु मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो काइगाकू से पूछता है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि तुम्हें डीमन बनना पड़ा? क्या तुम्हें पता नहीं जब तुम डीमन स्लेयर बनते हो तब तुम सेल्फिश होने का हक खो देते हो? फिर जेनित्सु बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। फॉर्मर थंडर हाशिरा वैसे तो जेनित्सु के मास्टर थे, लेकिन फिर भी जेनित्सु उन्हें हमेशा ग्रैंडपा करके ही बोलता था क्योंकि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। जेनित्सु रोते हुए बोलता है कि उनकी मौत कितनी ज्यादा दर्दनाक थी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो बेसिकली फॉर्मर थंडर हाशिरा ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्हीं का एक स्टूडेंट यानी कि थंडर ब्रेथ यूजर एक डीमन बन चुका है। एंड जापानीज में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं सेपुको, जिसमें बेसिकली आप सुसाइड कर लेते हो फॉर सम रीजन अपने पेट में चाकू घोंप कर। एंड इस केस में उन्होंने सेपुको किया था क्योंकि उनका स्टूडेंट एक डीमन बन चुका था। ये सुनते ही काइगाकू हंसने लगता है और जेनित्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो उन्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोला था, इसका मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बात पर शौक मनाऊं कि मेरा मास्टर मारा गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिंदा रहे। उस बुड्ढे ने कभी भी अपनी सक्सेसरशिप लिखी ही नहीं। इसका मतलब वो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि मैं बेटर हूँ या तुम। वो हमेशा से मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करता था जबकि तुम मेरे सामने कुछ थे ही नहीं। और इसलिए काइगाकू बोलता है कि अच्छा ही हुआ वो बुढ़ा मारा गया और नॉर्मल डेथ तो वो डिजर्व करता भी नहीं था, उसे तड़प कर ही मरना चाहिए था। ये सुनते ही जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो जिसने अपनी स्किन या अपनी जान बचाने के लिए डीमन बनना तक स्वीकार कर लिया। तुम जैसे स्टूडेंट पे तो हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। जेनित्सु फिर बोलता है कि भले ही मुझे थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो सबसे बेसिक फॉर्म भी नहीं आता। पर जेनित्सु ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं यूज कर सकता और वहीं काइगाकू फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म यूज कर सकता है। और ये सुनते ही काइगाकू पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कभी भी मुझे तुम्हारे साथ मत जोड़ना क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी काइगाकू थंडर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर को यूज करता है और क्योंकि अब काइगाकू डीमन बन चुका है इसलिए वो अपने ब्रीदिंग फॉर्म्स के साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर सकता है और दोनों को कंबाइन करके अपनी पावर्स और स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। जैसे ही काइगाकू फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर यूज करता है इंस्टेंटली पूरे रूम में ब्लैक कलर की लाइटनिंग फैल जाती है, लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जेनित्सु उसे आराम से डॉज कर लेता है। और यही नहीं वो काइगाकू के गले को भी आधा काट देता है। ये देखकर काइगाकू की फट जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि क्या इसने अभी अभी मुझ पर अटैक किया? ये तो वो जेनित्सु है ही नहीं जिसे मैं जानता था, ये तो कोई कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है। फिर काइगाकू को याद आता है कि वो डीमन कैसे बना था। तो एक दिन जब काइगाकू उसके डीमन स्लेयर ड्यूटीज पर था तब एक दिन उसका सामना हो जाता है अपर मून 1 द बीस्ट हिमसेल्फ कोकोशिबो से और वो कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है। कहता है कि कुछ भी कर दो पर मुझे जिंदा छोड़ दो क्योंकि काइगाकू के हिसाब से अगर उसका दुश्मन उसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है तो
हलवे चाटने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है। फिर कोकोशिबो काइगाकू को अपना थोड़ा ब्लड देता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें डीमन बना देता हूँ, और क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो इसलिए तुम काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बनोगे, और अगर मुजान उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक अपर रैंक भी बन सकता है। जिसके बाद काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मस्कीटो थंडर, थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग। और जहाँ काइगाकू अपने थंडर ब्रीदिंग के फॉर्म्स जेनित्सु के ऊपर यूज कर रहा था, जेनित्सु डिफेंस भी नहीं करता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यादें चल रही थी जब मास्टर जिगोरू जेनित्सु और काइगाकू को साथ में ट्रेनिंग दिया करते थे। जेनित्सु कोई बेवकूफ या गलती किया करता था और मास्टर उस पर चिल्लाया करते थे, और कैसे काइगाकू सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स और सारी मुश्किल ट्रेनिंग को आसानी से हैंडल कर पाता था। काइगाकू जो कि जेनित्सु के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था, वो जेनित्सु से पूछता है कैसा लगता है एक अपर मून से मार खाते हुए, लेकिन इस पर जेनित्सु कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी काइगाकू उसका सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, और इस फॉर्म के साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी कंबाइन कर देता है, जिससे जैसे ही अटैक जेनित्सु को हिट करता है, डार्क लाइटनिंग जेनित्सु की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, और इस अटैक से जेनित्सु की बॉडी पर कट्स ही कट्स आ जाते हैं, और जेनित्सु काइगाकू के रूम से नीचे गिरने लगता है, और ऊपर से काइगाकू चिल्लाता है कि कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन जेनित्सु के दिमाग में अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा था जब मास्टर जिगोरू जेनित्सु को डांटते हुए बोलते हैं कि कुछ सीखो काइगाकू से। फिर जेनित्सु मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन काइगाकू तो हाशिरा बन ही जाएगा। वो जानता था कि काइगाकू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जेनित्सु हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता था, और काइगाकू की विल पावर से इम्प्रेस होकर हमेशा काइगाकू जैसा बनना चाहता था। फिर जेनित्सु उसके मास्टर जिगोरू से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, यहाँ से काइगाकू और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। और तभी जेनित्सु जो कि नीचे गिर रहा था, वो खुद को संभाल लेता है और एक दीवार पर पैर रखकर ऊपर की तरफ जंप मार देता है। काइगाकू ये देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, जेनित्सु अपना थंडर ब्रीदिंग सेवेंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड यूज कर देता है, और पलक झपकते ही वो काइगाकू की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर काइगाकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके मास्टर उसके टैलेंट से हमेशा जलते थे, इसलिए उन्होंने जेनित्सु को ये वाला मूव सिखाया और मुझे कभी नहीं सिखाया। जिस पर जेनित्सु कहता है कि थंडर ब्रीदिंग का सेवेंथ फॉर्म उसने खुद इन्वेंट किया है, लेकिन जेनित्सु हमेशा चाहता था कि वो इस फॉर्म को काइगाकू के साथ यूज करे, उसके खिलाफ नहीं। जब जेनित्सु काइगाकू को मार देता है तो वो दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ एक तरफ जेनित्सु बेहोश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ काइगाकू को यकीन ही नहीं था कि जेनित्सु जैसा कमजोर भी उसे मार सकता है, एक अपर मून को मार सकता है। लेकिन तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि जेनित्सु भी उसके साथ नीचे ही गिर रहा था, इसका मतलब वो दोनों साथ में मरेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर यूशिरो आ जाता है और काइगाकू से बोलता है कि बिना दोस्तों के वो हमेशा अकेला ही मरेगा, और उसके आखिरी समय में ये सुनते ही काइगाकू शॉक हो जाता है। यूशिरो जेनित्सु को बचा लेता है, लेकिन फिर भी जेनित्सु बेहोश हो जाता है और जेनित्सु की आंखें खुलती हैं एक हरे भरे गार्डन में, जहाँ पर हर तरफ रेड स्पाइडर लिलीज फैली हुई थी। जेनित्सु की आंखों के सामने एक नदी थी जिसके पार खड़े थे मास्टर जिगोरू। जेनित्सु उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब काइगाकू डीमन बन रहा था, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था, और शायद ये इसलिए मेरी ही गलती है कि वो डीमन बन गया और इवेंचुअली आपकी मौत हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी एक दिन आपकी तरह ही पिलर यानी हाशिरा बनूं, लेकिन मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। जेनित्सु ये बोलते हुए रोने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जिगोरू की भी आंखें भर जाती है और वो कहते हैं कि जेनित्सु तुम ही मेरी खुशी हो और तुम ही मेरे प्राइड हो। और तभी जेनित्सु की आंखें खुलती है और वो देखता है कि कई सारे डीमन स्लेयर्स ने उसे बचा लिया है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर कर उसे होश में भी ले आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तांजीरो और गियो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और छोटे मोटे डीमंस को मार रहे थे, कि तभी इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और इतने पावरफुल कंपनी को सुनते ही